स्लम डवेलपर्स के लिए सर 950 मकान है सर। ये प्राथमिकता तो स्लम्स है ना सर, तो है सर। स्लम्स में रह रहे हैं, झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं उनको लाके बसाना सर। उपचुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में आ गए हैं। सरकार की योजनाओं में तेजी लाने और सिस्टम को सख्त मैसेज देने उन्होंने औचक निरीक्षण मुहिम शुरू कर दी है। सोमवार को दिन भर उनका काफिला राजधानी की सड़कों पर दंदनाता रहा। पहले वे पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए गरीबों के लिए पक्के मकानों का निरीक्षण करने पहुंचे। हमारी कोशिश ये है कि गरीब पक्के मकानों में रहे, अच्छे मकानों में रहे, स्वच्छता और साफ, जहाँ स्वच्छता हो और जहाँ सुविधाएं हो। ये 1 साल डिले हो गया प्रोजेक्ट, क्योंकि पिछली सरकार ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। अब हमने तेजी से काम शुरू। इसके बाद मुख्यमंत्री लोक सेवा केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने आय जाति जैसे प्रमाण पत्र बनवाने की व्यवस्था देखी और लोगों से बातचीत भी की। और जिनको इन्हें डिस्पोज दिखाया है, मतलब मिल गए सेम डे। ऐसे 4 लोगों से मैंने मोबाइल नंबर निकाल के बात भी की और मुझे इस बात का संतोष है कि सबने कहा कि सेम डे हमको मिल गया है। मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक राजधानी में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखने गए, नए बसें ट्रांसपोर्ट नगर भी पहुंचे। वे एक बस्ती में आम लोगों के बीच भी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को मास्क पहनाए। जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक मास्क ही दवाई है और इसमें ढिलाई नहीं करना है। खुद भी मास्क लगाओ और लोगों से भी अपील करो कि वो मास्क लगाएं ताकि हम कोरोना से बच सकें। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री जहां जहां गए उनकी जानकारी पहले से किसी भी विभाग और अधिकारी को नहीं थी। उनकी इस कवायद से दिन भर सभी महकमों में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान आम लोगों को दिक्कत न हो इसलिए कहीं भी लोगों की आवाजाही नहीं रोकी गई, लेकिन विपक्ष के नेता कमलनाथ ने इसे इवेंट पॉलिटिक्स करार दिया। वो तो हमेशा दावा करते हैं सब ठीक चलता है। मैं तो कह रहा हूँ निरीक्षण छोड़ें, ये इवेंट और मीडिया छोड़ें, आम जनता से बात करें, उनको सच्चाई पता चल जाएगी। उपचुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज के शासन करने के अंदाज में भी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। अतिक्रमणकारी और गुंडे बदमाश उनकी सरकार के निशाने पर है। पिछले एक हफ्ते में अलग अलग शहरों में करीब 1 दर्जन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल चुका है। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि एक चुनाव के नतीजों के बाद वो दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। सीएम की इस कवायद को नगरीय निकाय और 2023 के इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अब दिल्ली से लौटे कमलनाथ आने वाले दिनों में पार्टी संगठन में क्या बदलाव करते हैं और सरकार को घेरने क्या कुछ नई रणनीति लेकर सामने आएंगे, इसका इंतजार है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है तीसरी लड़ाई की तैयारी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थायित्व की सरकार आने के साथ अपनी तैयारी भी शुरू की है। उन्होंने जो उनका अंदाज़ है, औचक निरीक्षण उनका एक बहुत प्रिय तरीका है। और अगर आप 2008 और 2013 में उनकी वापसी को देखें तो उस दौरान भी उन्होंने औचक निरीक्षण और चाहे रैन बसेरे हों, तमाम जगह वो पहुंचते रहे। और औचक निरीक्षण का मुख्यमंत्री का अपना अलग अंदाज़ है। उनके औचक निरीक्षण में कोई लंबी फहरिस्त नहीं होती कि अधिकारियों की खिंचाई और उनको कान पकड़कर या जलील करके या फिर ये कहते हुए कि आप लोग बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं। वो चीज़ों का मुआयना करते हैं, जो खामियां या जो कमियां पाते हैं उनको दूर करने की बात अपनी ही शैली में वो करते हैं। कमलनाथ जी का वही पुराना आरोप है इस पर कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया की इवेंट की पॉलिटिक्स करते हैं और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। अब इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है ये कांग्रेस भी बेहतर जानती है, मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है और बीजेपी भी जानती है। ये एक अलग विषय है। लेकिन इसके साथ कमलनाथ जी जिस करीब करीब 10 दिन के दिल्ली प्रवास के बाद लौटे हैं, तो ये सवाल राजनीतिक हलकों में बड़ी ताकत से पूछा जा रहा है कि क्या 2023 एक बार फिर विटनेस बनेगा मध्य प्रदेश में उसी लड़ाई का जो हमने 2018 और 2020 के बाई इलेक्शन में देखी, जो बाई इलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन ही था। ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि कमलनाथ जिस तरह से लौटे हैं, कई बड़े परिवर्तन, बीजेपी में भी परिवर्तन, ख़ासतौर से संगठन में बीजेपी की अगर हम बात करें, कांग्रेस संगठन में परिवर्तन,
नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ रहेंगे तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, कई बड़े प्रश्न हैं, आज इस पर भी बात करेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो शैली है उस पर भी हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं सुशील शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता, राष्ट्रीय स्तर पर टीवी पैनलिस्ट डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत स्वागत करता हूँ। राकेश सिंह चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री, बहुत स्वागत करता हूँ। आज लाइट वगैरह सब बड़ी परफेक्ट है चतुर्वेदी जी की, और शॉल का जो अंदाज़ है वो ऐसा लग रहा है कि किसी काव्य पाठ या किसी गज़ल के लिए तैयारी है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, एक अंदाज़ है और सही बात है। अंदाज़ बदलते हैं तो फिर शैली भी बदलती है, और टीवी का ये जो कार्यक्रम है ये भी उसी का एक हिस्सा है कि यहाँ भी स्टाइल, एटीट्यूड बड़ा मायने रखता है। सुशील जी, किस तरह देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि, मैं सीधा सवाल करता हूँ आपसे, 2023 ही क्या विटनेस बनेगा? कमलनाथ जी जिस तरह से एक बॉडी लैंग्वेज उनकी शो कर रही है, क्या वही रहेंगे ये नेता? और काफ़ी दिलचस्प होगा अगर यही अंदाज रहा उनका तो। देखिए शरद जी, यदि कमलनाथ जी ही रहते हैं 2023 तक मुखिया के रूप में कांग्रेस के, तो स्वाभाविक है कि ये जो अंतिम लड़ाई होगी, मुझे लगता है तीसरी और अंतिम कह सकते हैं इसे आप। पहली दो लड़ाई कमलनाथ बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान से हार चुके हैं, तीसरी अंतिम लड़ाई वो खुद भी चाहते हैं, वो कह चुके हैं वो कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। इसका मतलब है कि वो भी ये चाहते हैं एक फाइनल बैटल जो है जनता के पूरे 230 विधानसभा सीटों के ग्राउंड पर हो, और उसमें जो है एक बार उनकी मंशा भी इन बातों से झलकती है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बार जो है हराना चाहते हैं जनता के बीच में। देखते हैं कि ये किसमें कितना है दम। अगर ये अंदाज़े बयां है तो जिस किस्म का एक जोश वो दिखा रहे हैं, कांग्रेस के बाकी नेताओं में कितना जोश है, ये भी एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर वाजपेयी, आप क्या कहेंगे? फिर मैं राकेश जी की एक सीनियर जी शरद जी, हम तो इस बात को बहुत ओपनली कह सकते हैं, क्योंकि मुझे वो वाकया याद है जब 10 तारीख को रिजल्ट आ गए थे, उसके बाद हम लोग बैठे थे, तो आमतौर पे क्या होता था, प्रबंध समिति का काम खत्म, चुनाव खत्म, रिजल्ट आ गया, जीत गए, उसके बाद फिर अगली बनेगी प्रबंध समिति। लेकिन उसी बैठक में शिवराज जी ने इस बात को कह दिया था कि ये प्रबंध समिति चुनाव की जो है खत्म नहीं होनी है, अब आप लोग सब लग जाओ 23 की तैयारियों में। ये हम लोगों के लिए भी बहुत है, और बोले 23 तक बीच में आपके पास 1, 2, 3 चुनाव और आने हैं, आपके पास नगर निकाय के आने हैं, फिर पंचायतों के आने हैं, फिर सहकारिता के रहने हैं, मंडियों के हैं। तो देखिए उनके दिमाग में नक्शा 23 तक का बहुत क्लियर है, इसलिए शर्मा जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। दूसरी बात जो मैं आपको बताता हूँ, जो आज की घटना है, आज की घटना में आपको मैं जानकारी टेक्निकल दे देता हूँ कि 2880 करीब ये मकान थे जो रह गए थे। अभी 1,76,000 जो प्रधानमंत्री जी ने चाबियां दी थी, ये वो मकान थे शरद जी जिसकी राशि कमलनाथ जी नहीं दे पाए थे। अब मैं नहीं दे पाए इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अभी चुनावी माहौल नहीं है, चुनाव आएगा तो हम बोलेंगे नहीं दिया था जानबूझ के, पर कुल मिला के वो नहीं दे पाए थे। इस वजह से लगभग 1 वर्ष इसका डिले हुआ, और 1 वर्ष डिले होने की वजह से अब ये लगभग पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन 2880 मकानों का उन्होंने दौरा करना, भोपाल के वैसे करीब ऐसे करीब 40,000 मकान हैं जिसकी तरफ उनका रुख है, पूरे प्रदेश भर के जो अधूरे हैं अभी, जिनको पूरा होना है और जो साल भर पहले शुरू हो गए थे। तो इससे आप ये बात समझिए कि वो जो अधूरे काम हैं जिसमें कि हमको केवल उसको पूरा करना, उस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए आज वो जाके वहाँ खड़े हो गए। आपके संवाददाता जुगल किशोर जी भी वहीं पर थे, उन्होंने मकानों को भी देखा है, आप भी देख रहे हैं विजुअल में। तो ये डिलीवरेबल सर, देखिए कमलनाथ जी शिवराज जी को हरा दें या शिवराज जी से कमलनाथ जी लड़ लें या शिवराज जी उनको हरा दें, मुझे लगता है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को हमने डिलीवरेबल क्या दिया, इस पर चुनाव हो। तो 23 का चुनाव इस पर होने वाला है, हम लोग सत्ता में रहेंगे, तो प्रशासकीय कार्य बहुत तेजी से करने के मूड में है। संगठन और बाकी तैयारियां हम लोगों की टीम सब लगी हुई हैं, सब तैयार बैठी हैं, विश्वनाथ शर्मा जी के नेतृत्व में पूरी तैयारी है, आगे बढ़ेंगे हम। तो मुझे ऐसा लगता है जो प्रशासकीय निर्णय हैं उसकी झलक आज एक उन्होंने बताई है कि मैं किस तरह ऑन टोज हूँ। और यस, वी आर फॉर 23, और जब सरकार ऐसी चलती है सर 24/7, तो उस सरकार को बने रहना चाहिए। 23 क्या 28 में भी शिवराज जी को रहना चाहिए। तो राकेश जी, आपने सुना होगा आपके अनुज और आपके प्रिय डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आप लोगों का बड़ा आपस में स्नेह है और बड़ी आत्मविश्वास भरी उन्होंने एक शुरुआत करने की कोशिश की है कि साहब हम लोग तो युद्ध स्तर पर शुरू हो गए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने आज
वो बिगुल और वो शहनाई जो भी आप समझिए 2023 के लिए वो उन्होंने बजा दी है और तैयारी शुरू कर दी है। और चुनाव प्रबंध समिति को भी कहा है कि नहीं, इसका कोई विसर्जन नहीं होगा, 2023 तक ये काम करेगी, बीच में 2 चुनाव भरा। आप किस तरह की तैयारी, कमलनाथ जी का कमिटमेंट, तीसरी लड़ाई की तैयारी, और कमलनाथ जी के लिए तो ये तीसरी और फाइनल बैटल होगी, क्या कहेंगे? पहले तो मैं सुशील जी ने कहा था कि 2 लड़ाई हार चुके हैं, तीसरी की तैयारी कर रहे हैं कमलनाथ जी। मैं उसको संशोधित और प्रैक्टिकली बोलना चाहता हूँ कि पहली लड़ाई उन्होंने शिवराज सिंह जी को हराई और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई और एक बड़े दल के रूप में निकल के आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मात खानी पड़ी और पीछे रही। दूसरी लड़ाई चाटुकारिता की थी, चालाकी की थी, और किस तरीके, अब सुन ले साहब, अगर सुन पाए तो, वाजपेयी साहब जी। आपके साथ ये मिमिक्री एक्शन ही परेशान करते हैं वाजपेयी साहब। आप बड़ी जल्दी परेशान। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सर कविता आप पढ़ रहे हैं, मैं तो केवल दाद दे रहा हूँ। जी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो परिस्थितियां बीजेपी की बनी है, बीजेपी की तीसरी लड़ाई की तैयारी है। मैं ये मानता हूं शिवराज सिंह 24 घंटे वर्क करने वाले व्यक्ति है और वो ये भी मैं जानता हूं कि वो जमीनी स्तर तक जाना चाहते हैं, लेकिन अब जो उनके पैर में जो बंधन बंधे हुए हैं वो उतने स्वतंत्र बंधन नहीं है, वेट उनके पैरों में बंध गया है। जैसे आप देखिए कि अब वो मंत्रिमंडल का विस्तार इसे आसानी से नहीं कर पाएंगे, अब वो एडजस्टमेंट इतने आसानी से भारतीय जनता पार्टी में विधायकों का नहीं कर पाएंगे। तो ये परिस्थिति उनके लिए कोई सुगम परिस्थिति नहीं है। जहां तक कमलनाथ जी की हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि एक 74 वर्ष का व्यक्ति जिसमें नई ऊर्जा है, जिसमें जुझारूपन है, जिसमें ये है कि हम अभी हारे नहीं है, हम अभी और लंबी लड़ाई लड़ेंगे, और उन्होंने तय किया हुआ है कि 2023 की उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये चुनाव उनके नेतृत्व में हारे हैं, उनके नेतृत्व में कमी आई। वैसे मैं अगर बात करूं स्टैटिकली तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस चुनाव नहीं हारी। मैं कई बार डॉक्टर वाजपेयी साहब को सुनता था कि साहब हमारा तो इजाफा हो गया, हम 19 आ गए। मेरे भाई, ये 22 लोग जो गए वो कांग्रेस के नहीं थे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के थे, और वो चले गए बीजेपी में। लड़े तो कमल से ही थे ना सर। आप सुन ले, आप, मैं उसी पे आ रहा हूँ श्रीमान, कमल पे ही लड़े और उन 22 में से 19 लोग जीत के आए। तो मैं ये मानता हूं कि इतनी बड़ी ताकत आने के बाद जिसके हाथ में 22 विधायक थे उसमें से 3 कम हो गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ा था क्या सर? वाजपेयी साहब, मौका मिले तब बोल लेना, मुझे थोड़ा बोल लेने दे अगर इजाजत दे तो। जी बिल्कुल, बोलें। और द्विवेदी साहब को मालूम है, आप मेरे बहुत नफ्ते जिगर है, मेरे भाई है। जी। तो मेरा ये मानना है डॉक्टर साहब, द्विवेदी जी, कि ये जो 22 चुनाव हुए हैं उसमें 22 के 22 सिंधिया जी के साथ गए और वो ताकत बने बीजेपी के, उसमें से 3 कम हो गए। तो मैं ये मानता हूं कि बीजेपी की और सिंधिया जी की विफलता है कि वो अपने विधायकों को पूरा 22 के 22 नहीं जिता पाए। लेकिन मैं तारीफ करना चाहता हूं कमलनाथ जी की कि जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम 2023 को टारगेट रखेंगे, और उसी ऊर्जा से, उसी स्फूर्ति से वो मध्य प्रदेश में एक्टिव है। जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका का राष्ट्रपति 78 ईयर ओल्ड हो सकता है और इतनी दौड़ लगा रहा है, तो मैं तो कमलनाथ जी की मैं ये तारीफ कर रहा हूँ कि 74 वर्ष का व्यक्ति। चलिए तो वाजपेयी जी को साहब मौका दे दें, मेरी राय ये है। हो गया सर मेरा। बिल्कुल। और राकेश चतुर्वेदी जी बहुत आश्वस्त हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगली बार एक और शानदार प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से कमर कस के तैयार खड़ी है। सुशील जी, यही बड़ा सवाल है। चलिए, जो बातें सामने आ रही हैं अब तक, उनसे ये तो साफ हो रहा है कि कमलनाथ जी अपनी पोजीशनिंग लेकर फिर एक भिड़ंत के लिए तैयार हैं। चुनौतियां दोनों ही दलों के सामने हैं निश्चित तौर पर, और सबसे बड़ी चुनौती रूलिंग पार्टी की ये है कि एक पेंडेमिक के सिनेरियो से उभरते हुए अर्थव्यवस्था और ये तमाम चुनौतियों को दुरुस्त करके, क्योंकि अब प्रैक्टिकली आप देखें तो अगले चुनाव के लिए भी 2 ही साल बचे हैं। एक साल आप मान लीजिए प्रैक्टिकली 2022 ही है, 21 में हम प्रवेश करने के लिए खड़े हैं, और 2022 और रहेगा, और फिर आप 23 में आरंभ से ही तैयारियों में जुट जाएंगे। तो 2 सालों में बीजेपी को फिर अपनी वही मुस्तैद तैयारी करनी है। 2 नगरीय निकाय पंचायत चुनाव भी देखने हैं, और भी कुछ चुनौतियां आ सकती हैं,
और कांग्रेस के लिए चुनौती गहरी ये है कि आपको अपनी रैंक एंड फाइल को फिर से कैसे खड़ा करना है, और ख़ासतौर से इसमें संगठन और धन, इन दोनों की व्यवस्था भी किस तरह से करनी है, जो एक बड़ा चैलेंज होगा। आप किस तरह दोनों पार्टियों की तैयारियों को देखते हैं आगे की, खासतौर से इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं? देखिए, पहले शरद जी अगर कांग्रेस की बात करें तो आप देखें कि 1 मई 2018 को कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ बने थे। इसके पहले अरुण यादव, अजय सिंह कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालते थे। तो आप देखिए, कमलनाथ को समय बहुत कम मिला था, लेकिन संगठन को दुरुस्त करना पहला काम किया उन्होंने। दूसरा काम ये किया कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको वोट में तब्दील करने में कामयाब रहे। क्योंकि अगर आप 2013 का वोट कांग्रेस को मिला और 2018 के वोट को देखेंगे तो बहुत बड़ा जंप कांग्रेस ने लगाया था। तो कमलनाथ उस चीज को जानते हैं। ये बात अलग है, बाई इलेक्शन में परिणाम अलग आ गए, सरकार भी चली गई, लेकिन उस चीज को वो समझ चुके हैं कि किस तरीके से 2013 के परिणाम को 2018 के परिणाम में एकदम से बदल दिया गया। तो कमलनाथ इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो उसी के हिसाब से आगे की तैयारी करेंगे। कांग्रेस की कमजोरी रहेगी थोड़ा बहुत ग्वालियर चंबल का, तो मुझे लगता है राकेश चतुर्वेदी जैसे नेताओं को अगर मौका मिलेगा, इन जैसे नेताओं को, तो वहां भी मजबूती की तरफ कांग्रेस बढ़ सकती है। बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो टर्निंग पॉइंट था वो ये सरकार गंवाना। उस सरकार को क्यों गंवाया, बीजेपी इसको स्टडी कर चुकी है। और अगर आप देखें 15 महीने में कांग्रेस ने जो काम किया वो, प्लस हाल के 6-7 महीनों का अगर बीजेपी का काम देखें तो वो जो डिलीवरी सिस्टम की जो बात कही जा रही है, जो 2018 में मुझे लगता है 17-18 में डिलीवरी सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिख रहा था, जिसका परिणाम था कि परसेप्शन में बीजेपी भले अच्छी दिख रही थी लेकिन जमीन पर जो है बीजेपी के पांव उखड़ रहे थे। तो बीजेपी इस बात को समझ चुकी है। इसलिए आप देखिए, पहले पूरा चुनाव निपटाया, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में आए हैं। वीडी शर्मा जैसे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ हैं, जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस इन 28 विधानसभा उपचुनाव में करके दिखाया है कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो ये आप मान के चले कि 2023 में अगर कमलनाथ ही रहते हैं तो एक रण जो है, चुनावी रण, आपको बहुत ही रोचक और बहुत रोमांच वाला देखने को मिलेगा। यानी आप ये इशारा कर रहे हैं कि शिवराज जी एक तो इस चीज़ को समझे हैं कि डिलीवरी सिस्टम जो है वो बहुत साफ होना चाहिए। 2018 में शायद ये गफलत हुई कि बहुत अच्छी योजनाएं ज़मीन पर नहीं जा पाई। और दूसरी बात कि संगठन की शक्ति का सही इस्तेमाल, संगठन शायद यही वजह है कि वो चुनाव प्रबंध समिति को डिसॉल्व करना नहीं चाहते हैं कि नहीं, आप लोग माहिर लोग हैं, समझते हैं चुनाव को और दूसरी चीज़ों को भी, इसीलिए आप किसी न किसी तौर पर फीडबैक की एक प्रणाली के रूप में हमारे लिए काम करते रहिए निरंतर। अगर ये चीज़ें वाकई वास्तविक तौर पर नीचे तक पहुंचेंगी तो ये बीजेपी के लिए तो मददगार होंगी। डॉक्टर वाजपेयी, क्या कितनी इत्तेफाक? बिल्कुल, आपने जैसे 2 बातें कही कमलनाथ जी के लिए, मैं उसी को ले लूँ, संगठन और धन। अब उसको लेके हम मान लो संगठन के चर्चा में करूँ तो आज जब हम बात कर रहे हैं शरद जी, तो हमारे मंडलों का गठन पूर्णता की ओर है। मंडलों का प्रशिक्षण वर्ग, क्योंकि जो नए कार्यकर्ता आए हैं उनका ओरिएंटेशन जिसको हम लोग कहते हैं, सभी जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको लेकर बताना, वो जारी है। और साथ ही साथ आपको याद हो कि जब विष्णुदत्त शर्मा जी अध्यक्ष बने थे, उसी के साथ साथ लगभग 1 दर्जन से अधिक लगा, 14 या इसके आसपास संख्या में जिला अध्यक्ष जो थे हमारे, 21 जिला अध्यक्ष फटाफट बने थे, 21 बने थे। और हमारे जिलों का गठन और मंडलों का गठन इस तेजी से आगे है। वहीं अब आप कांग्रेस की तरफ देखें तो कमलनाथ जी के अंदर सारी शक्तियाँ हैं। अगेन आज की डेट में भी नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं, अध्यक्ष भी वही हैं, मुख्य सचेतक भी वही हैं और सब कुछ वही हैं। और अब बता दिया आपने कि 23 में भी वही सवार रहेंगे। बार बार चौधरी साहब उनको कितने ही बुजुर्ग कह रहे हैं, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ी चुनौती है उनकी। और दूसरा जो मैं आपसे कह रहा था, देखिए होता क्या है, आप कमलनाथ जी को देखिए, कभी जिले की बैठक में आपको दिखाई दिए क्या कि जिले की कहीं किसी जिले की कांग्रेस की बैठक में जा रहे हो? मुझे तो पता नहीं कि जिले अभी हैं भी कि या भंग हो गए, क्या हो गया, कि बहुत सारे लोगों को अभी इन्होंने अनुशासनहीनता और सब में निकाला और ये सब भी किया है। खास तौर से उन जिलों में जहाँ पर सिंधिया जी हटे हैं, उस वैक्यूम के लिए क्या किया। तो कमलनाथ जी नीचे कभी उतरते ही नहीं हैं, वो यहाँ से सीधे या तो छिंदवाड़ा जाएंगे या दिल्ली जाएंगे, वापस आएंगे। तो संगठन के तौर पे मुझे लगता नहीं, 2-1 हज़ार नियुक्तियाँ शायद निरस्त करी हैं अभी इन्होंने, तो वो भी साफ कर दिया। 2000 आप सोचिए नियुक्तियाँ निरस्त करी है। तो संगठन के तौर पर मुझे नहीं लगता कि वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। रहा सवाल दूसरा आपका धन का, तो आज ही 15 तारीख की एक रिपोर्ट में चैनल पे देख रहा था, इनकम टैक्स की बाहर आई है निकल के, तो करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए का उसमें हवाला ट्रांजैक्शन और सब चीज़ें हैं। तो देखिए साहब, मोदी जी की सरकार है,
तो मोदी जी अब इस धन को तो नहीं पहुंचने देंगे इतनी आसानी से, तो आपको फेयरली आना पड़ेगा चुनाव में। तो जो कमलनाथ जी का अनफेयर अनअकाउंटेड कैश वाला जो मामला था वो अब उतना आसान नहीं रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम यदि ज़मीन पर डिलीवरेबल्स पर काम करेंगे, सुशासन पर काम करेंगे, बेहतर ऑर्गेनाइज रहेंगे जैसा हमारा चल रहा है अभी, तो हम बड़ी आसानी से 23 के पड़ाव को पार करेंगे। क्योंकि 23 में जो कांग्रेस की युवा पीढ़ी है उसको भी भविष्य के कोई संकेत मिलते दिख रहे हों, ऐसा नहीं देख रहा हूं, क्योंकि कमलनाथ जी विद्यमान हैं। राकेश जी, चैलेंजेस कांग्रेस के लिए गहरे हैं, इसमें शक नहीं है। अगर आपकी युवा पीढ़ी की तरफ हम देखें तो लीडरशिप उन है, चमकते हुए चेहरे हैं, लेकिन संगठन का अनुभव और धन, ये प्रश्न तब भी उनके साथ खड़े हैं, चाहे जीतू पटवारी जी की तरफ हम चलें या जयवर्धन जी की तरफ चलें। दूसरा ये भी है महत्वपूर्ण बात कि केंद्रीय संगठन भी आपका जिस तरह की स्थिति का सामना कर रहा है और लगातार मत भिन्नता और मतभेदों से घिरा है, कहीं गुलाम नबी आज़ाद दहाड़ते हैं तो कहीं कपिल सिब्बल साहब की आवाज़ गूंजती है, ये चुनौतियां भी आपके सामने हैं। कमलनाथ एक बेटर चॉइस नज़र आते हैं, बेहिचक नज़र आते हैं इसमें, क्योंकि उन्होंने 2 साल मध्य प्रदेश को समझा है और जिसमें करीब करीब 13-14 महीने मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने देखा है। लेकिन आपका सपोर्ट सिस्टम जो है कांग्रेस का, अब आपको एक महेश जोशी की भी ज़रूरत है जो नहीं है आपके पास। दिग्विजय सिंह जी के साथ आपका रिश्ता जो है वो प्रेम का भी है और कुछ प्रेम नहीं का भी है कि 2 कदम वो आगे बढ़ते हैं फिर उनको 4 कदम पीछे कर दिया जाता है। ये इन सारी चीज़ों से कांग्रेस का उबरना बहुत आसान नज़र नहीं आता है राकेश जी। एक तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के युवा नेतृत्व की प्राथमिकता बाहर निकल के आई है और उनकी नेतृत्व क्षमता निकल के आई है, जो हमने पिछले 5-7 वर्षों में देखा है। आपके टेलीविजन पे भी देखा है, आपने भी, चाहे जीतू पटवारी हो चाहे जयवर्धन सिंह हो, नए लोगों के कई बार आपने इंटरव्यू लिए। तो कांग्रेस में ये नहीं कहा जा सकता है कि युवा पीढ़ी आगे नहीं आई है। और केंद्रीय नेतृत्व की जहां तक बात है, तो जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, मैं ये मानता हूं कि उन्होंने कोई सार्वजनिक जीवन में कोई लोकसभा के चुनाव ऐसे नहीं लड़े और जनता के बीच में नहीं गए हैं। दिल्ली की राजनीति करते हैं तो वहां से वो कमेंट करते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने तरीके से संगठन में बदलाव भी करेगी। मुझे आदरणीय वाजपेयी जी की बात का ये लग रहा था कि कांग्रेस में अब कोई जगह नहीं है, कोई नए लोग नहीं आ रहे हैं और सारे पद इन्हीं के पास हैं। मेरा ये तजुर्बा है और मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पद भले ही धारण किए हुए लोग हों, लेकिन ये निर्जीव लोग हैं। इनको जीवात्मा सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति देता है जिसका नाम है संगठन महामंत्री। वो जितना खुराक देता है उतने ही चलते हैं ये। और एक आदमी पूरे बीजेपी के संगठन को अपने दम से चलाता है और इन लोगों के अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है। कोई ये अपने मन से कोई बात नहीं कह सकते, अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये कमोबेश बहुत बड़ा अंतर है लोकतांत्रिक कांग्रेस में और गैर लोकतांत्रिक दक्षिण पंथियों में। तो इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति से उभर के आएगी। नौजवान लड़के इसमें जुड़े हुए हैं। अब जैसे सिंधिया जी गए तो बीजेपी के सब लोगों ने कहा कि 70,000 कार्यकर्ता भाजपा में आ गया, बीजेपी कांग्रेस में कार्यकर्ता ही नहीं मिलेगा। मेरे भाई, ऐसा चुनाव हुआ कि ग्वालियर जैसे जिले में 3 चुनाव थे, उसमें से 1 चुनाव आप जीते और 2 चुनाव आप हार गए। वहां पे नरेंद्र तोमर जी भी केंद्रीय मंत्री थे, वहां सिंधिया जी भी थे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग थे। जैसे मैं बीडी शर्मा जी की बात करूं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मुरैना के रहने वाले हैं, वहां पूरे तरीके से परास्त हुए। तो चुनाव के रिजल्ट देखना चाहिए और आगे आने वाले समय में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस चुनाव से कांग्रेस संगठित हुई और कमलनाथ जी का नेतृत्व तो पब्लिक में उभर के आया। पब्लिक में जो भीड़ आई, शरद जी, मैंने जो देखा है उससे बीजेपी के लोग बड़े परेशान थे। लेकिन अंतिम चुनाव के 3-4 दिन के दौर में कांग्रेस पिछड़ गई और बीजेपी आगे निकल गई अपने जो गणित से। ये मैं मानता हूं। डॉक्टर वाजपेयी कुछ कहना चाहते हैं? मेरा बस इतना सा कहना है कि एक तो राकेश जी हमारे यहाँ भी रहे भाजपा में कुछ दौर में, और मुझे लगता है वापस वो इसीलिए चले गए क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी समझ में नहीं आई। तो इसीलिए राकेश जी ने जो बातें हमारे प्रचलन के तौर तरीकों पे कही है, मैं विनम्रता से उन बातों को खारिज करता हूँ। इसके आगे नहीं कहूँगा, पर दोबारा कभी आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कैसे चलती भाजपा वो बताएं।
दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है राकेश जी चुनाव लड़ते हैं, 230 सीटों पर कभी भी विजय नहीं होती किसी भी दल की। तो आप चुनकर उन सीटों से यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं 30-35 जो आप जीत लेते हैं, तो मेरी आपको मुबारकबाद है, क्योंकि कांग्रेस में यही एक पॉजिटिविटी है कि उनके पास चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो वो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, और यही उनकी ताकत भी है जिससे वो लोग खड़े हो जाते हैं और दिखाई देते हैं। लेकिन चुनाव में जनता उनको पसंद नहीं करती, और यही कारण है, चाहे बिहार हो चाहे मध्य प्रदेश हो। अब आप 4.25 जगह हैं शरद जी, अब एक राजस्थान पूरा मान लीजिए, पंजाब पूरा मान लीजिए, छत्तीसगढ़ आधा मान लीजिए, और पौना मान लीजिए आप पौंडीचेरी को। तो 4.25 जगह में यदि 125 साल पुरानी पार्टी यदि संतुष्ट है तो मेरी मुबारकबाद है। 74 साल के व्यक्ति के हाथ में राज्य का नेतृत्व देकर, जो इंदिरा जी के तीसरे बेटे थे, और उमंग सिंगार, जयवर्धन या आपने जितने नाम जिक्र किए, उन सब को नकार कर यदि आप खुश हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 28 चुनाव में से आप केवल 9 जीतते हैं, हम 20 जीतते हैं, उसके बाद भी आप संतुष्ट हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसी दर से आप चलेंगे तो आप मान के चलिए कि 23 में हम फिर 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप मजबूत नेता प्रतिपक्ष चुनिए, कोशिश करिए कमलनाथ जी ही रहें, राकेश जी, तो बहुत अच्छी बात होगी। राकेश, संतुष्ट रहिए। बहुत संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की आजादी की आयु करीब 72 वर्ष है, और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी बता रही है। इसने देश में भी मुश्किल से जुमा 10 साल राजनीति की है, सबसे मिलजुल के सत्ता में रहे हैं, चाहे अटल जी को जोड़ लें, चाहे मोदी जी को जोड़ लें। मैं बता रहा हूँ, ढूंढने नहीं मिलते थे डॉक्टर साहब। 51 के पहले चुनाव से आप तो मैं जनसंघ को जानते हैं, मैं जनसंघ से जानता हूँ। मुद्दे पर रहे, मैं जनसंघ से जानता हूँ, मेरा आग्रह है मुद्दे पर रहे। जी जी, मैं जनसंघ से जानता हूँ आपकी पार्टी तो को। बोलिए ना, 51 से लड़ रहे हैं हम यहाँ। जी जी, आप जिस स्थिति में हैं पूरी जनता जानती है। आपकी विचारधारा दक्षिणपंथी विचारधारा है, आपकी विचारधारा फांसीवादी विचारधारा है। नहीं, ये यहाँ पर आप मुसोलिनी की संतानों को यदि आप नेतृत्व देके हमें फांसीवादी कह रहे हैं, लगता है हम विषय से हट तो फिर आप गलती कर रहे हैं। एक तथ्य की बात करें जी राकेश जी, आप बहुत क्या कहूँ आपके लिए। जी शरद भैया, मेरा अनुरोध ये है कि आप ये भी तो बताइए कि इस देश में लोकतांत्रिक उम्र 72 वर्ष है, 73 वर्ष। आप कितने वर्षों आपने राज किया, जनता ने आपको कितना चुना? अरे कितना चुना जनता ने? आप लेकिन ये वैसा नहीं है राकेश जी। मैं ये तुलना संगत लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा कि किसी राजघराने का वैभव था, हालांकि लोकतंत्र में राजघराने की बात करने, लेकिन था और है में जो अंतर है उसको आप बहुत बेहतर समझते हैं। हम फिर आएंगे जी, बिल्कुल, सेवा कर रहे हैं, हमारी दिस इज द वे सर, दिस इज द वे, फिर आएंगे जी, क्योंकि आप पुराने वैभव से अभी की तुलना करेंगे तो खींच ही मिलेगी उससे। लड़ना है, फाइट इट आउट, लड़ना है, हमारे सिद्धांत जिंदा होंगे। बिल्कुल, हम युवाओं को अपनी प्रेरणा से आकर्षित करेंगे। जी जी, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। बहुत कम वक्त है सुशील जी, बहुत कम वक्त है, मैं कुछ सेकंड से आपकी रिएक्शन लूंगा। कांग्रेस की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो कांग्रेस के अपने स्तर पर भी उसके तय करने में कठिनाई, मैं फिर कहूँगा कि कांग्रेस की इस पेचीदगी और इस मुश्किलात के पीछे केंद्रीय नेतृत्व की जो स्थिति इस समय है, और इस समय नहीं, बीते आप कह लीजिए 2014 के बाद से है, वो एक बड़ा कारण है। तो आप इन परिस्थितियों में कमलनाथ जी, राहुल जी के संबंध, 2023 की लड़ाई, क्या सब कुछ बहुत सहज होगा? बहुत संक्षेप में देखिए, ये सब चीज़ें अभी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी जब यूथ कांग्रेस के चुनाव होंगे। उस समय राहुल गांधी कितना हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े लीडर्स कोशिश अपनी करेंगे और राहुल गांधी की तरफ से कोशिश होगी कि फेयर इलेक्शन हो। तो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जो बनेगा वो बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट कर देगा कि कमलनाथ जी उसमें कितना हस्तक्षेप कर पाते हैं, कितना अपने व्यक्ति को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा पाते हैं कि नहीं, इस पर डिपेंड करेगा। दूसरी जो अनुभव वाली बात मैं उस पर क्लियर कर दूँ। देखिए, हिंदुस्तान ने अभी 2 लोकसभा चुनाव ऐसे देखे हैं जिसमें अनुभवी व्यक्ति ने युवा नेतृत्व को हराया है। नरेंद्र मोदी अनुभवी हैं, राहुल गांधी के मुकाबले बुजुर्ग हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं है। वो कमलनाथ जी को मैंने पहले बोला कि मई में आए थे और परिणाम आप देखिए उस चुनाव में क्या हुए थे। लेकिन बीजेपी बहुत बड़ा सबक ले चुकी। इस बात को कांग्रेस को समझना होगा, जो उनके हाथ से सत्ता गई है उन सारे कारणों का विश्लेषण हो चुका है और वो कारण दोबारा पनप ना पाए
उसकी तैयारी मुझे लगता है हितेश जी बहुत अच्छे समझते हैं। बीजेपी इस पर बहुत तेजी से वर्कआउट कर रही है और दोबारा ऐसी परिस्थिति ना बने, ये कांग्रेस के लिए भी चैलेंज होगा कि उस अखाड़े में बीजेपी को मात देना। लेकिन अगले चुनाव में कांग्रेस को एक ऐसी बीजेपी मिलेगी जिसको आप कह सकते हैं भले ही वो सत्ता में लौट आई हो और अब तो अपने दम पर पूरी ताकत से लौटी हो, लेकिन दूध की जली वो दूध की जली और चोट खाई बीजेपी है। और इस बीजेपी ने ये समझा है कि हमने क्या गलतियां की थी और अब किन गलतियों से बचना है। तो ये बीजेपी ऐसी बीजेपी नहीं है जो 15 वर्षों तक शासन करते हुए और ये मानते हुए 2018 की तरह कांग्रेस के सामने थी कि हमें क्या टक्कर मिलेगी, हम तो आराम से ये चुनाव और अपनी दमदार योजनाओं के बल पर निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए फेयर इनफ अगर हम कहें तो ये बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे गुरुदत्त की शायद वो फिल्म थी, उसका वो गीत याद आता है, कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता और कांग्रेस के लिए जाल फिल्म थी शायद, कि तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले। और जिंदगी में एक दांव लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जी दिखते भी वैसे ही हैं वैसे। और अगर आपको दांव लगाना है और दांव लगाने के साथ अगर आपके भीतर का जो घटाटोप है अंधेरे का वो छटता है और आपके साथ आपके सहयोगियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं का समूह जुटता है, तो निश्चित तौर पर ये दांव जो है ये काफ़ी दमदार दांव हो सकता है। देखना होगा कि 2023 में ये दोनों पार्टियां जो चोट खाई हुई हैं ये जब फिर भिड़ेंगी तो रण में कितनी चिंगारियां निकलेंगी। बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी और बहुत धन्यवाद सुशील शर्मा जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।